जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर नाटक है। यह नाटक प्राचीन रोम के एक ताकतवर शासक जूलियस सीजर की कहानी है। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि दोस्ती, धोखा और सत्ता की भूख की कहानी है। दोस्तों ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आज भी हमारे आसपास होती है। आइए पहले किरदारों से मिलते हैं। जूलियस सीजर, रोम का सबसे शक्तिशाली सेनापति और पॉलिटिशियन। विशेषता अपार वीरता और लोकप्रियता, लेकिन अहंकारी भूमिका पूरे नाटक का केंद्र। उसकी हत्या रोम की दिशा बदल देती है। प्रसिद्ध पंक्ति, मैं खतरों से नहीं डरता, वे मुझसे डरते हैं। कैल्पर्निया, सीजर की पत्नी। विशेषता सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान वाली। डर की आवाज। भूमिका सीजर को खतरे से बचाना चाहती है लेकिन असफल रहती है। मार्क एंटनी, सीजर का सबसे वफादार दोस्त। विशेषता वाक्पटुता का जादूगर, भावनाओं को भड़काने में माहिर। भूमिका सीजर की मौत का बदला लेता है, भाषण से इतिहास पलट देता है। प्रसिद्ध पंक्ति, दोस्तों, रोमवासियों, देशबंधुओं, मेरी बात सुनो। मार्कस ब्रूटस, ईमानदार और आदर्शवादी सीनेटर जिसे पूरा रोम सम्मान देता है। विशेषता नैतिकता में अटूट विश्वास लेकिन इमोशनलेस निर्णय लेने वाला। भूमिका सीजर की हत्या का मॉरल जस्टिफिकेशन बनाता है। ट्रेजिक हीरो। प्रसिद्ध पंक्ति, सीजर से प्यार था पर रोम से ज्यादा प्यार। कैशियस, चालाक, व्यावहारिक साजिशकर्ता। विशेषता ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरा मगर दूरदर्शी। भूमिका साजिश का मास्टरमाइंड ब्रूटस को भड़काता है। प्रसिद्ध पंक्ति, ब्रूटस तुम भी उतने ही महान हो। डेशियस ब्रूटस, साजिशकर्ताओं में से एक। विशेषता कैल्पर्निया के सपने का अर्थ उलट दिया। भूमिका सीजर को सीनेट जाने के लिए राजी करता है जहां उसकी हत्या होती है। To watch the English explanation of Julius Caesar, click the link given in the description box. ऐसी और ज़बरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, सीजर की जीत। रोम शहर खुशियां मना रहा है। उनका सबसे बहादुर जनरल जूलियस सीजर दुश्मनों को हराकर लौटा है। लोग सड़कों पर उसके नारे लगा रहे हैं, जय सीजर, जय रोम। लेकिन कुछ लोग चिंतित हैं। सीनेट संसद के कुछ सदस्य जैसे कैशियस सोच रहे हैं, अगर सीजर राजा बन गया तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हम गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ दिमाग में रखो, रोम में राजा बनना मना था। लोग राजा बनने के कॉन्सेप्ट से नफरत करते थे। सीजर शक्तिशाली हो रहा था, इसलिए कुछ लोगों को लगा कि उसे रोकना जरूरी है। दूसरा हिस्सा, कैशियस की साजिश। कैशियस एक चालाक आदमी है। वह जानता है कि अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसे एक अच्छे आदमी की जरूरत है ताकि लोग साजिश को गलत न समझें। उसकी नज़र मार्कस ब्रूटस पर है। मार्कस ब्रूटस बहुत ईमानदार और देशभक्त इंसान है। पूरा रोम उसे सम्मान देता है, लेकिन कैशियस उसके दिमाग में शक डालता है। जब कैशियस तूफान के समय ब्रूटस से मिलता है। ब्रूटस भाई, तुम भी उतने ही अच्छे हो जितना सीजर। तुम्हारे पूर्वजों ने रोम से राजाओं को भगाया था। आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि सीजर राजा बनने वाला है? मैं सीजर से प्यार करता हूँ, लेकिन रोम से ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो, कैशियस ने मार्कस ब्रूटस की कमजोरी पकड़ ली, उसकी देशभक्ति, और अब वह उसे ट्रैप कर रहा है। यह ऐसे ही है जैसे कोई दोस्त बुरे काम के लिए आपको मना ले, यह कहकर कि देश के लिए कर रहा हूं। तीसरा हिस्सा, बुरे संकेत। बहुत सारी अजीब घटनाएं होती हैं। पहली घटना, एक भविष्यवक्ता सीजर से कहता है, सावधान, 15 मार्च से बचना। लेकिन सीजर मजाक में उड़ा देता है। दूसरी घटना, सीजर की पत्नी कैल्पर्निया बुरा सपना देखकर रोती है। मैंने देखा तुम्हारी मूर्ति से खून बह रहा था, कब्रें खुल रही थीं और लाशें बाहर आ रही थीं। ये एक बुरा शगुन है, आज सीनेट मत जाओ। तीसरी घटना, आसमान में बिजली कड़कती है। कैल्पर्निया कहती है यह पक्का बुरा शगुन है। चौथी घटना, जब नौकर देवताओं की इच्छा जानने के लिए पुजारी के पास बलि चढ़ावा करवाने गया था, तो वह वापस आकर बताता है कि पुजारियों का कहना है कि यह एक बुरा शगुन है क्योंकि बलि वाले पशु का हृदय गायब है। लेकिन सीजर का अहंकार उसकी सुनवाई बंद कर देता है। एक और साजिशकर्ता डेशियस उसे चिढ़ाता है। लोग कहेंगे सीजर अपनी बीवी के डर से घर बैठ गया। सीजर जाने का फैसला करता है,
डिशियस ने यह भी कहा कि सीनेट ने आज ही आपको क्राउन देने का निर्णय लिया है, परंतु यदि आप नहीं जाते हैं तो वे अपना मन बदल सकते हैं। चौथा हिस्सा, षड्यंत्र का अंतिम दृश्य। साजिशकर्ता सीजर के घर आते हैं, उसे सीनेट ले जाने का नाटक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवा हिस्सा, हत्या का दृश्य। सीनेट हॉल में सब सीजर के चारों ओर घेरा बनाते हैं। एक साजिशकर्ता मेटेलस सिम्बर अपने भाई की सजा माफ करने की गुहार लगाता है। सीजर इनकार कर देता है। तभी हमारी प्रार्थना सुनो सीजर। हमें न्याय चाहिए सीजर। लेकिन सीजर अपनी अटल और अनचेंजेबल नेचर दिखाने के लिए खुद की तुलना उत्तरी तारे नॉर्दर्न स्टार से करता है और सिम्बर का अनुरोध अस्वीकार करता है। यह कहते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। पहले कैशियस छुरा भोंकता है, फिर दूसरे लोग, आखिरी में मार्कस ब्रूटस आगे बढ़ता है। सीजर हैरानी से ब्रूटस को देखकर, ब्रूटस, तुम भी? यह कहकर सीजर गिर पड़ता है। इस एक वाक्य 8-2 ब्रूट ने इतिहास बदल दिया। यह दर्द सिर्फ छुरे का नहीं, धोखे का दर्द है। वह आदमी जिसे वह अपना सबसे करीबी और विश्वसनीय मानता था, वही उसकी जान ले रहा है। ब्रूटस ने देशभक्ति के नाम पर अपने मित्र को मार डाला। छठा हिस्सा, मार्क एंटनी का आना। हत्या के बाद सब षड्यंत्रकारी खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी मार्क एंटनी, सीजर का सबसे करीबी दोस्त, आता है। वह समझदार है। वह सीधे लड़ने के बजाय चाल चलता है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, अगर आप मुझे मारना चाहें तो अभी मार दो। सीजर की लाश के बगल में, एंटनी, हम तुमसे नफरत नहीं करते, तुम शांति से रह सकते हो। एंटनी ब्रूटस से अंतिम संस्कार पर भाषण देने की अनुमति मांगता है। कैशियस चालाक और सतर्क व्यक्ति है। वह जानता है कि एंटनी एक शक्तिशाली स्पीकर है और उसमें भीड़ को भड़काने की क्षमता है। वह ब्रूटस से कहता है, एंटनी को बोलने मत दो, वह हमारी सारी योजना बर्बाद कर देगा। उसे जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ब्रूटस आदर्शवादी और नैतिकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। उसका मानना है कि उन्होंने सीजर को रोम की स्वतंत्रता बचाने के लिए मारा है, इसलिए उन्हें छिपने या डरने की जरूरत नहीं। ब्रूटस कहता है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम एंटनी को बोलने देंगे, पर अपनी शर्तों पर। ब्रूटस पहली शर्त रखता है, मैं जनता को समझाऊंगा, फिर एंटनी बोलेगा। दूसरी शर्त, एंटनी सीजर की प्रशंसा कर सकता है। तीसरी शर्त, वह उसी मंच का उपयोग करेगा जिससे मैं बोलूंगा। ब्रूटस चाहता है कि जनता पहले उसका तर्क सुने, ताकि उनके मन में साजिश के प्रति सहानुभूति बने। वह सोचता है कि अगर भीड़ पहले उसके पक्ष में होगी तो एंटनी कुछ बुरा नहीं बोल पाएगा। ब्रूटस दिखाना चाहता है कि वह उदार और निष्पक्ष है। वह विरोधी को भी बोलने का मौका दे रहा है। यह ब्रूटस की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। एंटनी ने इस मौके का इस्तेमाल करके भावनात्मक भाषण दिया और जनता का रुख पलट दिया। ब्रूटस ने तर्क से भीड़ को जीतना चाहा, लेकिन एंटनी ने भावनाओं से जीत लिया। चलो देखते हैं। 7वां हिस्सा, 2 भाषण। पहला भाषण ब्रूटस का तर्क से भरा। रोमवासियों, सीनेटरों और मेरे प्रिय देश बंधुओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और मेरे प्रति न्याय करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करो। यदि इस भीड़ में कोई ऐसा है जो ब्रूटस से प्रेम करता है, तो मैं उससे कहता हूं, ब्रूटस का प्रेम सीजर के प्रेम से कहीं अधिक गहरा था। यदि अब वही व्यक्ति पूछे, ब्रूटस, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, तो मेरा उत्तर है, सीजर के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं था, परंतु रोम के प्रति मेरा प्रेम उससे भी अधिक था। क्या तुम इस सीजर को जीवित देखना पसंद करोगे और सभी गुलामी में मर जाएं, या इस सीजर को मरते देखना चाहोगे ताकि सभी स्वतंत्र जीवन जी सकें? मैंने उससे प्रेम किया और वह वीर था, इसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, परंतु वह महत्वाकांक्षी था और इसके लिए मैंने उसे मार डाला। उसकी वफादारी के लिए आंसू, उसकी वीरता के लिए सम्मान, उसकी महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु। यहां कौन इतना नीचा है कि गुलाम बनना चाहेगा? यदि कोई है तो बोले, क्योंकि मैंने ही उसका अपमान किया है। यहां कौन इतना जंगली है कि रोमी न रहना चाहे? यदि कोई है तो बोले, क्योंकि मैंने ही उसका अपमान किया है। मैं तुम सभी की, हर एक व्यक्ति की ओर रुकता हूं, जैसे सीजर की लाश के पास रुका था, तुम्हारे उत्तर के लिए। अपने ही हाथों से, अपने ही सबसे अच्छे मित्र के खून से लथपथ यही छुरा जो सीजर के शरीर से निकला है, मैं इसी से अपना जीवन समाप्त कर दूंगा जब कभी रोम की इच्छा मेरी मृत्यु की होगी। भीड़ चिल्लाती है, जय ब्रूटस, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रूटस ने दिमाग से बात की।
उसने लोगों को तर्क दिया, लेकिन इंसान का दिल तर्क, रीजनिंग से नहीं, भावनाओं, इमोशंस से चलता है। अब देखो एंटनी क्या करता है। दूसरा भाषण एंटनी का भावनाओं से भरा। एंटनी मंच पर आता है, सीजर की लाश उसके पास है। दोस्तों, रोमवासियों, देशबंधुओं, मेरी बात सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं। इंसान के बुरे काम उसकी मौत के बाद याद किए जाते हैं, लेकिन अच्छे काम अक्सर उसकी हड्डियों के साथ दफन हो जाते हैं। सीजर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सम्माननीय ब्रूटस ने तुम्हें बताया है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। अगर ऐसा था तो यह एक गंभीर गलती थी और सीजर ने गंभीर दंड पा लिया है। ब्रूटस और उनके साथियों ने, जो कि सम्माननीय लोग हैं, मुझे यहाँ आने और बोलने की इजाजत दी है। सीजर मेरा दोस्त था, मेरे प्रति ईमानदार और न्यायी, लेकिन ब्रूटस कहते हैं वह महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है। सीजर युद्धबंदियों को रोम लाया करता था और उनकी फिरौती से रोम के खजाने को भरता था। क्या इसमें महत्वाकांक्षा दिखती है? गरीबों के दुख पर सीजर रोया करता था। महत्वाकांक्षी को तो पत्थर दिल होना चाहिए था। फिर भी ब्रूटस कहते हैं वह महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है। तुम सबने लुपेरकल के त्योहार में देखा होगा, मैंने 3 बार उसे राजमुकुट पेश किया और तीनों बार उसने इनकार कर दिया। क्या यह महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूटस कहते हैं वह महत्वाकांक्षी था और निश्चित ही वे एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों को उकसाने नहीं आया, मैं वही कह रहा हूं जो तुम सब जानते हो। तुम सबने उसे प्यार किया था और बिना कारण नहीं, तो अब क्या है जो तुम्हें उसके लिए शोक नहीं मनाने दे रहा? देखो, यह वही चोगा है जो सीजर ने पहना था। यहां कैशियस का वार है, यहां कास्का का, और यहां वह घाव है जो प्यारे ब्रूटस ने दिया। जब उसने छुरा घोंपा तो सीजर ने ब्रूटस तुम भी कहा, क्योंकि ब्रूटस का छुरा सबसे जहरीला था। उसी धोखे के बोझ तले उसने अपना चेहरा ढक लिया और महान सीजर गिर पड़ा। भीड़ रोने लगती है, फिर वह जबरदस्त मोड़ देता है। यहां है सीजर की वसीयत, उसके अपने हाथ की लिखी हुई। इसमें लिखा है हर एक रोमवासी को 75 दीनार दी जाए, साथ ही उसके सारे निजी बगीचे, उसके आंगन, उसके घाट, सब कुछ रोम के लोगों के लिए छोड़ा जाए ताकि वे इनमें आराम से घूम फिर सकें। यह था तुम्हारा सीजर। क्या अब तुम्हें वह महत्वाकांक्षी लगता है, तुम्हारे लिए यह सब कुछ छोड़ने वाला? ओ, अगर मैं तुम्हारे दिलों को नहीं छू पा रहा तो मैं बोलना नहीं जानता, तो मेरे ही मुंह में जबान न होती। लेकिन यह सब सुनकर तुम्हारे दिलों में आग भड़क उठी है और अब तुम सीजर के लिए रो रहे हो। मेरे साथ आओ, सीजर की लाश के सामने खड़े होकर देखो, उन घावों को देखो जो गद्दारों ने दिए हैं। मैं अब चुप हो जाता हूं और तुम्हें अपना फैसला करने देता हूं। भीड़ पागल हो उठती है। बदला, बदला, साजिशकर्ताओं को मारो। यह है शब्दों की ताकत। एंटनी ने क्या किया? एक बार बार ब्रूटस सम्माननीय है बोलकर वह उसका असली मतलब उलट देता है। मैं प्रशंसा करने नहीं आया कहकर पूरा भाषण प्रशंसा ही करता है। 2 कपड़ा और लाश दिखाई, पहले शोक, फिर संदेह, फिर क्रोध, अंत में प्रतिशोध की भावना जगाई। 3 भीड़ को पैसे और जमीन का लालच दिया। 4 अपने को कमजोर दिखाया, मैं बोलना नहीं जानता कहकर सहानुभूति पाई। यह भाषण सिखाता है कि कैसे शब्दों से क्रांति लाई जा सकती है। एंटनी ने न तलवार उठाई न सेना बुलाई, बस शब्दों का जादू चलाया और इतिहास बदल दिया। 8वां हिस्सा, गृह युद्ध और अंत। भीड़ षड्यंत्रकारियों के घर जलाती है, दोनों तरफ सेना इकट्ठी होती है। ब्रूटस और कैशियस हारकर भाग जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। एंटनी ब्रूटस के शव को देखकर कहता है ब्रूटस ईमानदार इंसान था, बाकी सब स्वार्थी थे, लेकिन ब्रूटस ने सच में यह रोम के लिए ही किया। लेकिन अंतिम विजेता सीजर का भतीजा ऑक्टेवियस होता है, जो रोम का पहला सम्राट बनता है। ब्रूटस जिस लोकतंत्र के लिए लड़ा वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, अहंकार अंधा बना देता है, सीजर अपनी शक्ति के नशे में चूर था। दूसरा, अच्छे इरादे भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, ब्रूटस ने रोम के लिए किया लेकिन गलत तरीके से। तीसरा, भीड़ की राय बदलती रहती है,
आज जय जय ब्रूटस, कल बदला लो। चौथा शब्द तलवार से तेज होते हैं। एंटनी ने एक भाषण से पूरा खेल पलट दिया। सबसे बड़ी विडंबना यह है, ब्रूटस ने जिस राजशाही रूल बाय किंग को रोकने के लिए सीजर को मारा, वही उसकी मौत के बाद आई। कभी कभी हमारे काम उल्टे नतीजे दे जाते हैं। कल्पना करो तुम ब्रूटस हो, क्या तुम सीजर को मारते? अगर नहीं तो क्या करते? ऐसी और बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।